नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका मेरे YouTube चैनल पर वेलकम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। यह टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको अपन चाहे ग्रामर की दृष्टि से देखें, चाहे स्पोकन की दृष्टि से देखें, हर चीज में, हर सेक्टर में यह आपको काम आने वाला है। आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। आप ने पिछली कक्षाओं में, चाहे वो बेसिक क्लासेज हो, चाहे आपकी एडवांस क्लासेज हो, आपने एक शब्द जरूर सुना होगा और वो शब्द था टेंस। बार बार आपके दिमाग में एक ही बात आती थी कि यार ये टेंस क्या होता है, ये टेंस कैसे सीखेंगे। ये क्योंकि बुक्स में, चाहे ग्रामर की बुक हो, चाहे और अदर बुक हो, या टीचर के द्वारा पढ़ाई गई ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर क्लास है, उसमें आपको एक लंबी चौड़ी टेबल बताई गई थी और उस टेबल को याद करते करते आपको इतनी बोरियत होती थी कि आपको वो टॉपिक न तो अच्छे से याद हुआ और न ही आपको उसमें सफलता मिल पाई। आप उस टॉपिक से इरिटेट होते थे कि ये क्या बकवास है, ये क्या टॉपिक है, मेरे समझ में नहीं आएगा, हमारे समझ में नहीं आएगा। और यही बातें हर एक स्टूडेंट के रही होगी। लेकिन दोस्तों, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए उसी टॉपिक का एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको आज हर तरह की डाउट्स से छुटकारा मिलने वाला है। प्रत्येक प्रॉब्लम जो इस टॉपिक में आपके सामने फेस हुई है, उन सब का मैं स्टेप टू स्टेप क्लेरिफिकेशन करूंगा। तो आज का टॉपिक है टेंस। दोस्तों, टेंस टेंस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं काल। और काल जो है एक ग्रुप ऑफ टाइम, अर्थात काल में समय का समूह है। इसमें इसको अपन एक सिंपल वे में बोले तो काल का मतलब होता है टाइम, अर्थात समय। क्या होता है दोस्तों? समय। और टेंस जो होता है उसमें समय के साथ साथ कार्य, ये दो चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। कार्य अर्थात वर्क, ये चीज इंक्लूड होती है। और इस टॉपिक में मैं आपको टेंसेस के टाइप्स बताऊंगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। वैसे आपको एक जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ 2 ही टेंसेस काम में लिए जाते हैं, या बहुत अच्छे विद्वानों ने ये कहा है कि मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ 2 ही टेंस हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस तो सिर्फ भविष्य काल की बातों के बारे में इंडिकेशन के लिए, अब उस फ्यूचर में या फ्यूचर के गर्भ में क्या छुपा हुआ है वो किसी को पता नहीं है। इसलिए मोस्टली 2 टेंसों का ही बोलबाला अभी मॉडर्न इंग्लिश में है। लेकिन मैं आपको आज तीनों टेंस के बारे में बताऊंगा और एक एक टेंस को बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको हर चीज समझ में आए, और साथ में आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। तो अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, टेंस। टेंस दोस्तों, कि टेंस के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरे प्रकार का टेंस है पास्ट टेंस। और थर्ड नंबर का है फ्यूचर। थर्ड नंबर का टेंस है फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में बोले तो प्रेजेंट टेंस का होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का होता है वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का होता है भूतकाल। भूतकाल का होता है जो बीत गया, जो घटित हो चुका है, उसको भूतकाल बोलते हैं। और अंतिम जो टेंस है उसको बोलते हैं भविष्य काल, अर्थात आने वाला कल, जो भविष्य में जो भी घटित नहीं हुआ है उसके लिए भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस बोलते हैं उसको। दोस्तों, ये 3 मेन टेंस है और इनमें इनके 3, मान लीजिए ये टेंस क्या है, मैं आपको एक बात के माध्यम से एक कि ये टेंस क्या है। एक दादा है और इस दादा के अर्थात 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है,
और इन तीनों के जिससे मैं बात कर रहा था वर्क की, किसकी बात कर रहा था, वर्क की, अर्थात इनको वर्क के हिसाब से, कार्य के हिसाब से इनको आइडेंटिफाई किया गया है। जैसे इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों ये क्या है, एक तरह से ये इनके सरनेम है, जो ये बेटे हैं इनके ये सरनेम है। जैसे मान लीजिए सरनेम कैसे, पर मान लीजिए ये एक बेटा है और इसके चार रूप हो गए, अर्थात चारों रूप जो है इसी के साथ में अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये चार रूप, अर्थात सीधे सीधे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि तीन टेंस होते हैं और तीनों के चार चार रूप होते हैं। जैसे इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट अनिश्चित, अर्थात ये कार्य के बारे में बताते हैं कि इस टेंस में, अर्थात वर्तमान में किसी काम का किस रूप, वो काम किस रूप में है, यदि वो काम हो रहा है या हो चुका है या किसी समय निश्चित समय से उसकी क्रियाशीलता है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए इसके चार रूप बनाए गए हैं और इन चारों रूपों के आधार पर हम टेंस को अच्छे से समझेंगे। उसी तरीके से अपन पास्ट टेंस, जिसके वही चार रूप है, यदि आपने ये पहला टेंस समझ लिया तो आपको ये चारों टेंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक को समझना है तो पास्ट टेंस में वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोस्तों इसको पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी, अर्थात इसको सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं अपन, सिंपल साधारण। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये तीन टेंस है और तीनों के चार चार रूप है, अर्थात 3x4, 3x4। और प्रत्येक रूप के, अर्थात चार रूप के हर रूप में पांच पांच तरह के सेंटेंस होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, पांच तरह के सेंटेंस होते हैं। और इसका मतलब 3x4x5 = 60। ये 60 तरह की बातें जो है हम टेंस के माध्यम से समझेंगे। अर्थात प्रत्येक टेंस में ये 60 तरह की बातें, अर्थात तीन तो रूप होते हैं, पूरे टेंस में 60 बातें होते हैं। 60 के अलावा कोई बात स्पेशल नहीं है जिसको आपको अलग से पढ़ना पड़े। इनके अलावा एक भी कोई, अपन ने टेंस के टाइप पढ़े कि कितने टाइप के टेंस होते हैं और उनके कितने रूप होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। भाई 3 टेंस होते हैं और तीनों टेंसों के चार चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो टेंस है वह है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला जो उसका रूप है वह है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, P फॉर प्रेजेंट, C फॉर कंटिन्यूअस, PP का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट और PPC का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट, इसका रूप है प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, दोस्तों उसको सबसे पहले पहचानेंगे कि यह इस टेंस का वाक्य को कैसे पहचाने। इस टेंस में ऐसी क्या चीज है, ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनसे हम उस सेंटेंस को देखते ही पहचान जाए। जैसे किसी व्यक्ति को या किसी लड़के को या किसी लड़की को उसका चेहरा देखते ही दूर से पहचान जाते हैं कि यार ये तो वो फला है, ये तो वो है, ये उस घर का है या उस परिवार का है, या यह उस व्यक्ति का बेटा है, बेटी है, भाई है या बहन है। ऐसी सारी चीजें किसी व्यक्ति विशेष को देखते ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं भी आज एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस को देखते ही आप जज कर लेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तो उस टेंस का वाक्य है या उस टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों चलते हैं उस आइडेंटिफिकेशन पर, उस पहचान पर कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। तो यदि मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक स्टेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यदि वाक्य के अंत में, इसके बाद कौन से वाक्य के अंत में,
हिंदी की वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है आदि शब्द हो तो हम समझेंगे कि यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। लेकिन आज बेसिक से एडवांस स्टेज के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, तो कहीं भी आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी कि ता है, ती है, ते है आदि शब्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उस चीज से बचने के लिए हमें देखना होगा किसी न किसी इंग्लिश वर्ड को, किसी न किसी इंग्लिश वर्ड को देखना होगा जिससे हम तपाक से समझ जाएं, क्विकली हम समझ जाएं, क्विकली हम आइडेंटिफाई कर लें कि यह किस टेंस का सेंटेंस है। तो चलते देखते हैं। यदि इंग्लिश के सेंटेंस में, यदि अंग्रेजी के वाक्य में या सेंटेंस में, मैं आपके सामने ये एक तरह से टाइम इंडिकेटर है। ये क्या है? इंडिकेटर है। किसी सेंटेंस में ये इंडिकेटर हो, ये संकेतक है। आपको इन्हें देखते ही समझना होगा कि ये तो फला टेंस का सेंटेंस है, ये उस अमुक टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम यदि वाक्य में आपको ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, टुडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, रेयरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी आवर, इसके अलावा ये हो सकता है समटाइम्स, इन द नाइट, एटसेट्रा। इसके अलावा एक दो और भी हो सकता है। तो दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि इंग्लिश के सेंटेंस में आपको इन टाइम इंडिकेटर्स का आपको पता हो या आप इनको देखें तो आपको तुरंत समझना होगा कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, टुडे, इन द मॉर्निंग, रेयरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी आवर, एवरी वीक, ऐसे हो सकते हैं। इसके साथ इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, समटाइम्स, एटसेट्रा। ये शब्द देखते ही हमें पहचानना होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। दोस्तों यदि ये चीज भी आपको किसी सेंटेंस में नहीं मिले तो आप कैसे जज करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है? दोस्तों मैं बताता हूं। ऐसी स्थिति में आपको दूसरा तरीका है कि आप उस स्ट्रक्चर में, उस वाक्य में या उस सेंटेंस में आपको देखना होगा, या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी? डू या डज, डू या डज। ये आपको दो चीजें और मिल सकती। इसके अलावा यदि आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप दोस्तों इस टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए या समझने के लिए आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे फोकस कर सकते हैं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आपको पकड़ में नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हेल्पिंग वर्ब से आप इस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। दोस्तों इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है डू और डज। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगा कि डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन के साथ यूज की जाती है। उसी तरीके से डज जो हेल्पिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब ही, यदि सब्जेक्ट क्या हो? ही हो, सी हो, इट हो या नेम हो, किसी का भी नाम हो सकता है, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या नाउन हो। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकती है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर नाउन हो तो आपको वहां डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। दोस्तों इसी तरीके से इस टेंस में मेन वर्ब जो होती है, दो तरह की वर्ब होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, वह है फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब में मोटे मोटे तौर पर हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वैसे चार रूप होते हैं, 5 होते हैं वर्ब के, 5 रूप होते हैं। वर्ब शुरू से टू लगा, जैसे टू राइट, राइट, रोट, रिटर्न और राइटिंग। लेकिन मेन जो है वो 3 यूज की जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
दोस्तों इसकी जो मेन वर्ब है वह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का मतलब है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है किसी काम को करना, अर्थात रहना, धोना, खाना, पीना, सोना, बजाना, देखना, सूंघना, चलना, उठना, बैठना, ये वी कैन से वर्ब। वी कैन से वर्ब। हम इसको वर्ब कह सकते हैं, हम इनको क्या बोल सकते हैं, वर्ब बोल सकते हैं या क्रिया बोल सकते हैं। दोस्तों इस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है या स्ट्रक्चर होता है या सूत्र बोलते हैं हम, तो वो हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर का मतलब और भी कुछ इसमें सेंटेंस में, लेकिन ये जो सीक्वेंस है इस तरीके से आप सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में किसी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा दोस्तों। और ये कौन से रूप मैंने बताया कि टेंस, ये प्रत्येक टेंस में 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य जो होता है या सेंटेंस जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्मेशन इस रूप से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में वर्ब लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। दोस्तों ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी, लेकिन इस टेंस में एक बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन बताता हूं, एक अपवादजनक स्थिति बताता हूं। सब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, वह सिंगुलर हो तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसमें दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है। एस या ईएस लगाते हैं। दोस्तों आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ताकि आपको सुविधा रहे, आप उनको नोट भी कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या तो हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द हो, लेकिन इन शब्दों की आज मॉडर्न युग में हिंदी की जगह इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं। लेकिन इंग्लिश में उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो आपको मैंने एक 10-15 वर्ड बताए जिनको टाइम इंडिकेटर का नाम दिया गया है मेरे द्वारा, कि ये टाइम इंडिकेटर है, ये संकेतक है, ये संकेत करते हैं कि मैं फला टेंस का सेंटेंस हूं। यदि वाक्य में या सेंटेंस में ये इंडिकेटर मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि जैसे ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, टुडे, इन द मॉर्निंग, रेयरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी आवर, एवरी वीक, एटसेट्रा, या समटाइम्स, इन द नाइट, इन द इवनिंग, मॉर्निंग। ये जो है, ये तमाम जो वर्ड हैं, ये यदि सेंटेंस में होते हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से समझना होगा कि यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। दोस्तों इसके साथ में यदि ऐसा पता नहीं चले तो आपको देखना होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको सेंटेंस में मिलेगी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो आपको पास्ट सिंपल टेंस में मिल जाएगी और फ्यूचर टेंस में भी मिल जाएगी। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो फिर एक चांस और बचता है जिससे कि आप उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो चांस है हेल्पिंग वर्ब का। वो कौन सा चांस है? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का कैसे? कि उस वाक्य में आपको डू या डज हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। डू या डज जो मैंने आपको बताया है, उसी के साथ में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यदि इसके अलावा यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, किसी का नाम हो, कोई भी नाम हो सकता है XYZ, या फिर सिंगुलर पर्सन हो, सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उस स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाया जाता है। क्या बोला मैंने? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है दोस्तों? यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो
और सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाकर सेंटेंस को बनाना होगा। इसके अलावा यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन हो या सब्जेक्ट हो तो आपको वहां एस या यस लगाने की जरूरत नहीं है, वहां प्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। तो ये आपकी जानकारी के लिए मतलब बता देना चाहूंगा कि कई बार कंफ्यूजन होता है कि नियम, ये रूल्स है और इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो डब्ल्यू सेंटेंस हो, किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, यदि आपको सब्जेक्ट ही, सीट, नेम दिख गया, आपके दिमाग में फीडिंग हो गई कि यार सब्जेक्ट यहाँ ही है, सी है, इट है, नेम है, तो हमें यहाँ एस एच लगाना है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपको ये रूल फॉलो करना है। इनके अलावा चाहे कोई सी सेंटेंस हो उनमें आपको बिल्कुल भी ये एस एस वाली जो रूल है वो आपको नहीं लगाना है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज कभी नहीं किया जाता है। क्या बोला मैंने? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया है उसमें आपको कहीं दिख रहा है मैंने यहाँ डू और डज यूज किया है? नहीं किया ना। इसलिए दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई और बात नहीं होती है, बस यही मोटी मोटी बातें होती है। इनमें सबसे बड़ी बात है ये जो मैंने टॉपिक बताया डू और डज, और ये यदि सब्जेक्ट ही, सीट, नेम और सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं, बशर्ते कि सेंटेंस अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव का मतलब होता है नकारात्मक नहीं हो, प्रश्नवाचक नहीं हो या डब्ल्यूएस नहीं हो, बाकी सब में आपको प्लेन ही लगाना होगा, अर्थात प्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी। टेंसेस के बारे में अपन ने पढ़ा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार में 4-4 उनके उपभाग होते हैं, अर्थात उनके पार्ट होते हैं, और पार्ट के साथ साथ हर पार्ट में 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन लेंगे प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इस टेंस के अंदर या इस टेंस में 5 तरह के सेंटेंस, वैसे तो सभी में 5-5 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले अपन उदाहरणों के माध्यम से कुछ मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनका हिंदी वर्जन है। मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताने जा रहा हूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट का क्या, किस जगह सब्जेक्ट होता है, वर्ब कहाँ होती है और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अदर में एडवर्ब वगैरह हो सकता है, अर्थात सेंटेंस का बाकी जो एक्सेस जो पार्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। दोस्तों इस टेंस में मैंने आपको शुरू में बताया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम देखते ही प्रत्येक वाक्य को या प्रत्येक सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे डेली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, स्कार्सली, रेयरली, टुडे, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। उन्हीं को देखते हुए हम जज कर लेते हैं कि यह है अमुक टेंस का सेंटेंस, अर्थात यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो आइए हम देखते हैं उन्हीं के आधार पर टेंस के सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हिंदी में सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। सबसे पहला सेंटेंस है मैं रोजाना एक आम खाता हूं। मैं रोजाना एक आम खाता हूं। तो इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी किसी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो आपको सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस ले रहा हूं मैं रोजाना एक आम खाता हूं। मैं रोजाना एक
आम खाता हूं, आम फलों का राजा है, सबको पसंद है, तो मुझे भी पसंद है, मैं डेली एक आम खाता हूं, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूंगा? देखिए सब्जेक्ट क्या है बेटे दोस्तों? आई। मैं यहाँ आई लिख देता हूं। अब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे अमेजिंग बात बता रहा हूं कि आप सब्जेक्ट को अपनी मुट्ठी में ले लीजिए, अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए और पीछे से आपको पीछे से हिंदी की सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए यहाँ वाक्य में लिख दीजिए था, सेंटेंस इस सीक्वेंस में लिख दीजिए। सीक्वेंस बोले तो इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अदर में सेंटेंस का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक्सेस पार्ट होता है, उसको आप अदर्स में लिख सकते हैं। अब देखिए खाता हूं, खाने को बोलते हैं ईट, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? ईट, सॉरी EAT, ईट खाने को बोलते हैं। आजकल न्यू इंग्लिश पैटर्न में टैक भी बोलते हैं, टैक, टैक क्या भी लेना होता है, लेकिन खाने के अर्थ में भी इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिखता हूं खाता हूं अर्थात ईट, आई ईट। अब क्या बच गया? एक आम अर्थात ए मैंगो, क्या हो गया दोस्तों? ए मैंगो। अब ये लास्ट में ये एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सेंटेंस बच गया, तो इसको यहाँ रोजाना को इंग्लिश में बोलते हैं डेली, रोजाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेली। दोस्तों ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। आप सॉरी आप जो है इस तरीके से किसी भी हिंदी के वाक्य को आप इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, ती हूं, तो उस स्थिति में आपको इस तरीके से आपको सेंटेंस कन्वर्ट करना है। और इसमें एक इंडिकेटर मैंने बताया था, ये टाइम इंडिकेटर है, ये डेली अर्थात ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस में ही होता है मोस्टली, तो आप इससे पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वह स्कूल जाता है, वह अर्थात वह सब्जेक्ट हो गया इसमें, तो ही। अब देखिए दोस्तों बहुत काम की बात है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के मैंने शुरू में ही बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन बोले तो ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट हो, तो वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, यदि कर्ता या सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन हो, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है। वही कंडीशन आपके सामने यहाँ आ गई है कि वह स्कूल जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट ले लिया, अब जाता है, इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, क्या बोलते हैं? गो। लेकिन यहाँ गो लिख दिया दोस्तों, यहाँ गो से काम नहीं चलेगा क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है अर्थात ही है, और अकॉर्डिंग टू रूल अर्थात नियमानुसार हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना होगा। तो मैं यहाँ इसको गोज करूंगा, क्या लिखूंगा दोस्तों? गोज। ही गोज टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो ट्रांसलेशन बताई जा रही है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं इसी तरीके से आपको ये पूरे एग्जाम्पल्स समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है साक्षी हमेशा खेलती है। देखिए सब्जेक्ट क्या है? साक्षी। साक्षी लड़की का नाम है, बोले तो माय डॉटर है, तो इसमें साक्षी हमेशा खेलती है। अब इसमें देखिए वर्ब है खेलना। वर्ब क्या है दोस्तों? खेलना। तो खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्ले। और अब अभी जस्ट मैंने सेकंड नंबर के सेंटेंस में जो सर्कमस्टांसेस जो आई, कंडीशन जो आई, वो आपके सामने फिर से आपको फेस करनी होगी, क्योंकि यहाँ मैंने बताया ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। आप यहाँ प्ले के साथ में एस एस लगाएंगे, प्ले के साथ में एस लगा दिया अर्थात प्लेज ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा। आप इस टाइम इंडिकेटर को आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। साक्षी ऑलवेज प्लेज, आप यहाँ भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि सब्जेक्ट किसी व्यक्ति का नाम हो तो वहां और सेंटेंस, ध्यान रखना ये सबसे बड़ी बात
याद रखने की है या ध्यान में रखने की है कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है या सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा 4 अन्य जो सेंटेंस के प्रारूप जो मैं अभी आपको बताऊंगा यदि वो हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाना है, आपको वहां वर्ब की प्लेन फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो यहाँ देखिए साक्षी प्लेज ऑलवेज, अर्थात साक्षी रोजाना खेलती है, हमेशा खेलती है, सॉरी हमेशा खेलती है। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस में, किस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, जो मैंने शुरू में बताया है अभी, डू और डज। आपने देखा होगा दोस्तों ये 3 सेंटेंस मैंने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया है, इनमें से कोई सी सेंटेंस में भी आपको डू और डज नहीं मिला है। आपको डू और डज अर्थात हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह सुबह 1 कप चाय पीता है। पीता है या पीती है, वही बात आ गई। हिंदी के वाक्य के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हूं, ती हूं, ये शब्द जो है आते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और इसकी इंग्लिश बनाते समय, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इस स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए यहाँ ही सब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों, ही, और पीता हूं, पीता है तो पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक भी बोलते हैं। और वैसे पीने को इसका वास्तविक मीन है ड्रिंक, लेकिन दोस्तों आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ड्रिंक शब्द को शराब पीने के लिए या शराब पीने के अर्थ में यूज करने लगे, इसलिए इसको बहुत कम यूज किया जाता है। किसी पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए ड्रिंक शब्द नहीं यूज करते हैं। करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक कॉमन वर्ड हो गया। किसी शराबी के लिए यह शब्द यूज मोस्टली किया जाता है कि वो ड्रिंकर है, ड्रिंकिंग करता है, तो ड्रिंकिंग शब्द से ही पता पड़ जाता है कि ये शराब पीता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ आपके सामने पीने को टैक के रूप में, टैक यानी लेना, पीना, खाना, काफी अर्थ में यूज करते हैं। तो यहाँ टैक, अब देखिए वही स्थिति आ गई, ही है, ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस एस लगाना है, लगा दूं। यहाँ मैंने ये लगा दिया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लग गया, अर्थात एस लगा दिया। अब देखिए क्या बच गया, 1 कप चाय, अर्थात 1 कप ऑफ टी, 1 कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। मैं थोड़ा सा हटा के लिख रहा हूं, कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। दोस्तों आपके सामने मैंने 4 सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताए हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं फिर से नेक्स्ट सेंटेंस पे चलता हूं, मैं घर जल्दी लौटता हूं, मैं घर जल्दी लौटता हूं। सब्जेक्ट क्या है, आई, अर्थात मैं, आई। लौटने को बोलते हैं दोस्तों रिटर्न, आई रिटर्न होम। अब जल्दी को बोलते हैं अर्ली, जल्दी को बोलते हैं अर्ली, जल्दी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्ली। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, राकेश रोजाना पुस्तकें पढ़ता है, राकेश रोजाना पुस्तकें पढ़ता है। सब्जेक्ट क्या है, राकेश, राकेश। पढ़ने को क्या बोलते हैं दोस्तों, रीड, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। अब देखिए ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, और सेंटेंस है अफर्मेटिव। तो यहाँ राकेश के साथ जो वर्ब यूज करेंगे उस वर्ब में दोस्तों एस एस लगाएंगे। तो रीड में रीड, तो यहाँ रीड्स, यहाँ क्या कर देंगे, रीड्स एस लगा दिया। फिर क्या बच गया, पुस्तकें, बुक्स। अब क्या बच गया, रोजाना था डेली। ये टाइम इंडिकेटर है दोस्तों, ये जो आपके सामने इन द मॉर्निंग, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, ये क्या है, एक तरह से टाइम इंडिकेटर हैं। और इनको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये
प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। दोस्तों फर्स्ट वर्जन अपन ने पढ़ लिया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट वर्जन है नेगेटिव सेंटेंस। मेरी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको बोरियत फील नहीं हो। इसलिए मैंने उन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करके बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे मैं रोजाना एक आम खाता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं इसको मैं रोजाना एक आम नहीं खाता, एक आम नहीं खाता, यहां मैंने नेगेटिव सेंस लगा दिया। वह स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता। साक्षी हमेशा नहीं खेलती, वह सुबह एक कप चाय नहीं पीता। मैं घर जल्दी नहीं लौटता। राकेश रोजाना पुस्तकें नहीं पढ़ता। तो दोस्तों ये इनका नेगेटिव सेंस वाला वाक्य बन गया, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का रूप हो गया। और ये हिंदी में है, इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने दोस्तों आपको वीडियो के शुरू में बहुत सारी बातें बताई थी। मैंने ये भी कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है। दोस्तों इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। क्या होती है दोस्तों? डू और डज, डू और डज होती है। दोस्तों मैं फिर से आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डू हेल्पिंग वर्ब आपको कहां यूज करनी है और डज हेल्पिंग वर्ब आपको कहां यूज करनी है। देखिए डू हेल्पिंग वर्ब आपको फर्स्ट पर्सन आई और वी, ठीक है, सेकंड पर्सन और दे, थर्ड पर्सन में यूज करते हैं, एंड प्लूरल, सब्जेक्ट हो या नाउन हो कोई भी बात, नाउन, इनके साथ में आपको डू हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। फिर से बोल रहा हूं, यदि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो एंड प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन हो तो आपको वहां उस टेंस में सेंटेंस में आपको डू हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। और डज इसके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बच गए, जैसे थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नेम व सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन के साथ में आपको डज हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको इरेज करके इन सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकूं। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि आपको आसानी रहे बाद में पढ़ने के लिए। दोस्तों अब हम पहला सेंटेंस देखते हैं जिसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ये नेगेटिव सेंटेंस है। टेंस पढ़ रहे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहला सेंटेंस है मैं रोजाना एक आम नहीं खाता, आई। अब देखिए स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मैं आपको फिर से एक बात, एक इस टेंस की सबसे बड़ी खूबी है या खासियत है या सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है कि इस टेंस में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगानी होती है। अब अपन इस टेंस का सेकंड नंबर का जो सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस उसको पढ़ रहे हैं। इसमें आपको चाहे सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम हो, चाहे आई, वी, यू, दे हो, कुछ भी हो, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। देखिए आई डू नॉट, स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहां तक अपन लिख रहे हैं आई डू नॉट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं नहीं खाता। अब देखिए खाने को क्या बोलते हैं? ईट। आई डू नॉट ईट ए मैंगो। क्या करेंगे बेटा? मैंगो।
डेली। ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया सेंटेंस का। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एचवी जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नेगेटिव सेंस, सेंटेंस में नेगेटिव सेंस दिया है उसके लिए, और ये हो गई एमवी, और ये ए मैंगो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये टाइम इंडिकेटर है, ये अदर के रूप में यहां पर लिख देंगे। इसको यहां भी लिख सकते हैं आई डेली डू नॉट, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए अपन इसको लास्ट में लिख रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता है। वह को बोलते हैं ही के साथ में अभी मैंने बताया आपको, ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे दोस्तों डज। क्या यूज करेंगे? डज नॉट। अब देखिए जाने को क्या बोलते हैं? गो। अभी दोस्तों अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ एस या एस लगाया था ना, तो अब वहां इस सेंटेंस में इसमें एस एस नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। गो टू स्कूल, टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है साक्षी हमेशा 3। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है साक्षी हमेशा नहीं खेलती है। देखिए साक्षी सब्जेक्ट हो गया, साक्षी, साक्षी के साथ में यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर यहां मैं डू लिखूं या डज हेल्पिंग वर्ब साक्षी, ये देखिए सेंटेंस साक्षी हमेशा नहीं खेलती है। दोस्तों यदि आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है और आप रेगुलर इसको देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि यहां मैं साक्षी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करूं, डू या डज। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि यहां मैं डू लिखूं या डज लिखूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां डज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे साक्षी के साथ में, अर्थात सिंगुलर नाउन बोले या नाम है तो उसके साथ में डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद में साक्षी हमेशा खेलती नहीं, अर्थात नहीं खेलती है, तो यहाँ नॉट प्ले, प्ले ऑलवेज, ये टाइम इंडिकेटर मैंने लास्ट में लगा दिया। साक्षी डज नॉट प्ले ऑलवेज। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है वह सुबह एक कप चाय नहीं पीता है, तो ही के साथ में क्या लिखूं? हेल्पिंग वर्ब डज। क्या लिखेंगे? डज नॉट टेक, पीने को क्या बोलते हैं? टेक। मैं यहाँ ड्रिंक भी लिख सकता हूं, आपके कंफ्यूजन होगा मैं यहाँ ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक क्यों नहीं लिखते उसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया कि लेटेस्ट जो इंग्लिश है, मॉडर्न जो इंग्लिश है, उसमें ड्रिंक शब्द पीने के लिए, अर्थात शराबी के लिए, वाइन के लिए यूज किया जाता है मोस्टली, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए यहाँ टैक शब्द काम में लेते हैं। ही डज नॉट टैक या ड्रिंक ए कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। दोस्तों आपको बहुत सारे डाउट होंगे टेंसेज में, अब तक रहे होंगे, लेकिन मैं इस बात से अनश्योर हूं कि आप मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको अब किसी भी तरह का इस टेंस में कोई डाउट नहीं रहने वाला है, आपको यह टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मैं घर जल्दी नहीं लौटता हूं। आई डू, आई के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आई डू नॉट रिटर्न होम अर्ली, आई डू नॉट रिटर्न होम अर्ली, मैं घर जल्दी नहीं लौटता हूं, मैं घर जल्दी नहीं लौटता हूं। दोस्तों मैं आपको जो टेंस बता रहा हूं, इसके जो तरीके बता रहा हूं, उसमें आपको एक चीज लगी होगी कि मैंने न तो कोई इंडेक्स बनाई है
और न ही किसी तरह की कोई टेबल के बारे में आपको बताया है। आप इनके स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरा जो मेथड है वो बिल्कुल हटके है। मैं आपको बिना किसी झंझट में डाले हुए, बिना किसी टेबल या कोई टेबल याद करने या रटने से छुटकारा दिलाते हुए मैं यहाँ आसानी से एक इजी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इस सेशन का या इस नेगेटिव सेंटेंस के सेशन का ये अंतिम सेंटेंस है। राकेश रोजाना पुस्तकें नहीं पढ़ता है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया राकेश। सब्जेक्ट क्या हो गया? राकेश। राकेश के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज और नॉट। पढ़ने को बोलते हैं रीड। दोस्तों अभी या पढ़ने, पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस में राकेश के साथ में एस एस लगाया था, लेकिन यहाँ नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यह है नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाया जाता है। चाहे सब्जेक्ट ही सी इट नेम या किसी का नाम ही क्यों ना हो या सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन ही क्यों ना हो, आपको वहां एस एस नहीं लगाना है। तो राकेश डज नॉट रीड बुक्स डेली। ये दोस्तों अब अपन इसके बाद में हम इस टेंस के अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो तीसरे नंबर का जो सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसको भी इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे कि उसको कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं या उनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने दो तरह के सेंटेंस पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड नंबर का जो रूप है, जो फॉर्मेट है, वह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी दो तरीके होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरीके होते हैं। एक तो WH फैमिली से शुरू होने वाले और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। यदि हम हिंदी के किसी भी वाक्य से पहले क्या शब्द जोड़ दें, हिंदी के वाक्य से पहले हम क्या शब्द जोड़ दें तो वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे क्या मैं रोजाना एक आम खाता हूं? क्या मैं रोजाना एक आम खाता हूं? ये कहने मतलब प्रश्नवाचक हो गया कि मैं खाता हूं या नहीं खाता हूं। क्या मैं रोजाना एक आम खाता हूं? क्या वह स्कूल जाता है? सस्पेंसिव। क्या वह स्कूल जाता है अर्थात वह स्कूल जाता है या नहीं जाता है। क्या साक्षी हमेशा खेलती है? तो ये तमाम जो 5-6 सेंटेंस दे रखे हैं उनमें वाक्य से पहले, हिंदी के सेंटेंस से पहले हमें यदि क्या लिखा हुआ मिल जाए तो हम उस सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू किया जाता है। दोस्तों मैंने इसके लिए स्ट्रक्चर लिखा है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर अर्थात जो सेंटेंस का अदर पार्ट होता है उसको यहाँ लास्ट में लिखते हैं। तो इन्हीं सेंटेंसों के माध्यम से मैं आपको फिर से इस फॉर्मेट को समझाने का प्रयास करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो थर्ड नंबर का जो सेंटेंस होता है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले सेंटेंस है क्या मैं रोजाना एक आम खाता हूं। तो देखिए दोस्तों, क्या के लिए हम यदि हेल्पिंग वर्ब वाक्य में सबसे पहले आ जाती है तो हम उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में देखते हैं या पढ़ते हैं। तो अब ये सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डू। क्या यूज करेंगे दोस्तों? डू आई ईट ए मैंगो। दोस्तों इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम वही है। अभी हमने लिखा था आई डू नॉट ईट, तो उस डू को बाहर निकाल लिया
और यहाँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ना था अफर्मेटिव। यदि आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आ गया, तो आप बाकी के जो 4 सेंटेंस हैं उनको इजीली बना लेंगे या आप वो अच्छे से समझ जाएंगे। मैंगो डेली और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह स्कूल जाता है, तो वह है अर्थात ही, तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डज। क्या यूज करेंगे दोस्तों, डज ही गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, और वही साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या साक्षी हमेशा खेलती है, तो साक्षी लड़की का नाम है, तो यहां डज साक्षी प्ले ऑलवेज। मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा कि इन टाइम इंडिकेटर जो होते हैं उनकी सेंटेंस में क्या सीक्वेंस होती है और उन्हें हमें कहां कहां लिखना होता है, वो अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा। उसमें अभी आपको सिर्फ समझने के लिए चीजें बताई जा रही हैं। जब अपन एक इसकी एडवांस स्टडी करेंगे तो हम उस चीज को पढ़ेंगे कि ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, नाउ, सिंस, ये जो चीजें हैं ये कहाँ यूज करते हैं सब्जेक्ट के या वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेंटेंस में उनको यूज किया जाता है। तो ये चीजें मैंने वैसे बताया भी आपको, कुछ एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे कुछ टॉपिक मैंने बनाए थे, वीडियो लेक्चर बनाए थे, उनमें इस चीज के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया था, लेकिन वो ब्रीफली बताया था। इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीजें, इनकी सीक्वेंस बताऊंगा कि इनको कहाँ कहाँ सेंटेंस में शिफ्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। अब देखिए दोस्तों, क्या वह सुबह एक कप चाय पीता है, तो इसके लिए वही डज ही टी टेक ए कप ऑफ टी, इन द मॉर्निंग, इन द, मैं यहां लिख दूं इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है क्या मैं घर जल्दी लौटता हूं, तो आई के साथ में डू, सब्जेक्ट आई है, इसमें बार बार ये सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं। डू आई रिटर्न होम अर्ली। मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 5 सेंटेंस बताए हैं, पांचों आपने अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। मैंने रटाने की कोशिश नहीं की है, आपको मेरे द्वारा इनको समझाने का प्रयास किया है। अब लास्ट का जो सेंटेंस है, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे वीडियो लेक्चर के दौरान आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। इस सेंटेंस को आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप नीचे कमेंट में लिखेंगे कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपको मेरे द्वारा की गई टीचिंग अच्छे से समझ में आ रही है। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक चैलेंज है, आप इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और सेंटेंस है क्या राकेश रोजाना पुस्तकें पढ़ता है, तो आप इस टेंस का चौथे नंबर का जो सेंटेंस है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य आपके, अभी आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन तीनों सेंटेंस के बारे में इसके स्ट्रक्चर पढ़े, इनको कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, वो सारी बातें आपको मैंने बताई। अब है इस टेंस का जो चौथे नंबर का जो रूप है, जो प्रारूप है, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और इसका स्ट्रक्चर होता है डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मैं उन्हीं वाक्यों को वापस
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, उनकी ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं। तो सबसे पहला वाक्य आप देखते हैं, चलते हैं पहले वाक्य पे। क्या मैं रोजाना एक आम नहीं खाता हूं? क्या रोजाना मैं एक आम नहीं खाता हूं? तो देखिए, डू आई नॉट, देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं। डू के बाद में सब्जेक्ट लिख दिया आई, नॉट ईट ए मैंगो डेली, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? डज, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डज, वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको शॉर्ट करूं, क्योंकि आपको बार बार ये देख के हो रहा होगा कि वही सेंटेंस वापस रिपीट किए जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इन सेंटेंस के माध्यम से जो प्रीलिमिनरी स्टेज के स्टूडेंट्स हैं या जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। एडवांस स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको इन चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं है, वो इन चीजों को अच्छे से जानते हैं। मैं ये चीज बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को समर्पित करने जा रहा हूं। तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, क्या साक्षी हमेशा नहीं खेलती है? तो साक्षी के साथ में डज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। डज साक्षी नॉट प्ले ऑलवेज? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह सुबह एक कप चाय नहीं पीता है? दोस्तों, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप इस सेंटेंस को भी नीचे कमेंट सेक्शन में जाके इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके मुझे बताएं, ताकि मैं समझूं कि आपको इस पैटर्न या इस रूप के सेंटेंस भी बनाना आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपके लिए है, आप इसको फिल करके, अर्थात आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके मुझे बताएंगे कि आपको यह है सेंटेंस समझ में आ गया, अर्थात आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं घर जल्दी नहीं लौटता हूं? तो यहां डू आई नॉट रिटर्न होम अर्ली, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और इस सेंटेंस, इस रूप अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो अंतिम सेंटेंस है वह, क्या राकेश रोजाना पुस्तकें नहीं पढ़ता है? तो यहां डज राकेश नॉट रीड बुक्स डेली? दोस्तों, हमने 4 तरह के सेंटेंस पढ़े। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, और 5वां होता है WH सेंटेंस। WH फैमिली के सेंटेंस होते हैं। मैं उनको सभी टेंस के जितने भी WH सेंटेंस हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा, ताकि आपको वह अच्छे से, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है और उनको मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आप उनको समझाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा इसके साथ ही परीक्षा में अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टेंस से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं एक प्रैक्टिस सेट तैयार करूंगा, जिसको बोर्ड पे आप और मैं मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपने मेरे वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा होगा, और अंत तक देखने के बाद में आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिली होंगी, बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी लगी होंगी कि आपने वो पहली बार सुनी हो। तो दोस्तों, जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे उस समय मैं आपकी मदद से उस एक्सरसाइज सीट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका और मेरा इवैल्यूएशन हो सके, मूल्यांकन हो सके। तो दोस्तों, आज के
वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।